आज हम जानेंगे सऊदी पाक नेक्सस के एक पैक्ट के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे सुन्नी शिया गाजा हमास 1987 का मोड़, कोल्ड वॉर का खात्मा, यूएसए का इसमें रोल, 7 अक्टूबर का इंसिडेंट। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी जो कि बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये आपकी सोच के दायरे को और बढ़ा देगी। आज हम जानते हैं क्या आप जानते हैं कि दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट ने पूरे सऊदी मतलब साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में हाहाकार मचा दिया है। एक ऐसा पैक्ट जिसके पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच रिसेंटली एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। बहुत लोगों को टेंशन है कि ये पैक्ट की वजह से सऊदी अरेबिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में कल को कोई फ्यूचर लड़ाई होती है तो उसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा। क्या किसी चीज की पॉसिबिलिटी है या फिर सच क्या है? आइए पर्दा उठाते हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरे एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कहानी की जड़ें वही हैं जिसकी वजह से आप ये चीज को कॉन्टेक्स्ट में समझ पाओगे। 1948 में इजराइल का गठन हुआ था। जब इजराइल का गठन हुआ उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अरब देश थे, वो चाहे सुन्नी देश हो या वो शिया देश हो, सारे मिलजुल कर पहली बात तो इजराइल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते थे। सुन्नी देश उस समय पूरे मिडिल ईस्ट में ज्यादा पावरफुल थे। तो 1948 में इजराइल के बनने के बाद 1950 के एंड और 1960 के बिगिनिंग में बहुत सारे सुन्नी मुसलमान देश जो थे मिडिल ईस्ट में, उन सब ने ये सोचा कि इजराइल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए एक प्रॉक्सी ग्रुप तैयार किया जाए। वो प्रॉक्सी ग्रुप तैयार 1960 में हुआ, जिसका नाम रखा गया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ। पीएलओ हमेशा यसीर अराफत एक व्यक्ति था जिसकी लीडरशिप में लाकर मिडिल ईस्ट में सुन्नी देशों का पैसा लेकर वो संगठन बेसिकली लड़ता रहा और वो संगठन लड़ता रहा इजराइल के खिलाफ। लेकिन दिक्कत क्या थी? यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। दिक्कत ये थी कि 1960 में पीएलओ का गठन हुआ, फिर पीएलओ उसके बाद बहुत लंबे समय तक इजराइल से लड़ाई लड़ता रहा। फिर भी वो इजराइल को हटा नहीं पाया, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। 1980 तक परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर सुन्नी मुसलमान वाले देश थे, उनके अंदर एक टेंशन ये पैदा हो चुकी थी कि क्या हमारा जितना भी पैसा आज की डेट में हम लगा रहे हैं, खास करके पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन के लिए, जिसके थ्रू हम इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, क्या वो पैसा इफेक्टिवली यूज भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि पीएलओ ढीला पड़ चुका था, तो 1987 में उस समय गाजा पट्टी जो कि एक जगह है, गाजा पट्टी में एक इंतिफादा क्या होता है यानी कि अपराइजिंग हुआ। इस इंतिफादा यानी कि एक अपराइजिंग के बाद 1987 में एक संगठन पैदा हुआ जिसका नाम था हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, जी हाँ, यानी कि हमास। और यहाँ से गेम पूरा बदलने वाला था। ये संगठन जब 1987 में इंतिफादा के बाद पैदा हुआ तो ये बहुत ही वॉयलेंट संगठन था। उस समय बहुत सारे सुन्नी मुसलमान के जितने भी देश थे उन सब में थोड़ा बहुत पैसा डाइवर्ट करके हमास की ओर भी लगाना चालू कर दिया। ऑब्जेक्टिव ये था कि एक जगह पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाए, दूसरी जगह पर हमास को एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह से ट्रेन करके एक एग्रेसिव वार फाइटिंग कैपेबिलिटी तैयार की जाए। प्रॉब्लम तब आई और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब 1990 यानी कि 1990 के डिकेड में जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर बहुत सारे सुन्नी देशों पर दबाव डाल के सबसे पहले उनको ये बोला कि ये जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ है, इसका समर्थन करना आप लोग बंद कर दीजिए। अब उस समय ये हुआ कि बहुत सारे सुन्नी देश अमेरिका के प्रेशर में और दबाव में थे, तो उन सब ने सबसे पहले तो ये इंश्योर किया कि जितने भी पैसे वो लगा रहे थे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो पैसे को धीरे धीरे उन्होंने कम करना चालू कर दिया। अब उस समय 1990 के दशक में क्योंकि अमेरिका एक सोल सुपर पावर बन चुका था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो अमेरिका ने अपनी दबदबा लगाते हुए, मनमानी करते हुए सारे सुन्नी देशों को ग्रेजुअली पीएलओ से भी अलग किया और पीएलओ को भी पीसफुल बना दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में 1990 के डिकेड में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस केवल मात्र एक ही इजराइल के खिलाफ लड़ने वाला संगठन बचा था, वो था हमास, जो कि अभी नया ही तैयार हुआ था।
इस कॉन्टेक्स्ट में जब सुन्नी देशों ने पीएलओ से समर्थन दूर किया तो यहाँ पर एक स्पेस मिला शिया ईरान को। यहाँ से शुरू हुआ मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा पावर गेम। ईरान ने 1990 के डिकेड में मौके का फायदा उठाया कि वो फिलिस्तीन लोग जो हैं, पैलेस्टीनियंस जो हैं, उनके समर्थन में आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि जैसे कि ये सुन्नी देश अलग हुए, इनको पीएलओ से अलग होते ही वो स्पेस को कैप्चर किया ईरान ने 1990 के डिकेड में और अर्ली 2000 का जो डिकेड था पूरा, उस पूरे डिकेड में हमास को भरपूर पैसा दिया। ईरान ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि फिलिस्तीनी लोग, पैलेस्टीनियंस चाहे हैं तो सुन्नी, लेकिन उनके रक्षक हम हैं, यानी कि हम शियाज हैं। यहाँ पर ईरान ने एक बड़ा पेक्यूलियर सा गेम खेला, जिससे कि सऊदी अरेबिया के पैरों तले जमीन खींच गई, क्योंकि सऊदी अरेबिया का लिटरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था सुन्नी मुसलमान जो कि फिलिस्तीनी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो आगे आए। पर यहाँ पर ईरान ने कैंपेन चलाकर लोगों को ये बोलने की कोशिश करके दिखाई कि आपके खुद के जो सुन्नीज हैं वो लेड बाय सऊदी अरेबिया जो हैं, आज वो ही आपके यहाँ पर किसी तरीके से रक्षा करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप पैसा हम शियाज से लीजिए। और जाहिर सी बात है, इन शियाज के थ्रू जो पैसा आया उसके अलग अलग मिडल ईस्ट के देशों के थ्रू ट्रांसफर किया गया, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण देश थे। एक था टर्की जो कि एक सुन्नी देश था पर जिसका ईरान के साथ रिश्ता अच्छा था, और दूसरा था कतर एक छोटा सा देश, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि वो सऊदी अरेबिया को भी चैलेंज करने निकला था। कतर भी एक ऐसा देश था जो कि है तो वैसे भी सुन्नी देश, पर उसने भी अपने रिश्ते डेलिबरेटली जो है, पहली बात तो ईरान के साथ मजबूत इसलिए करने शुरू किए क्योंकि कतर अपने आप को एक रीजनल लेवल पर, मिडल ईस्ट लेवल पर सबसे पहली बात एक ऐसा प्लेयर बनाकर पेश करना चाहता था कि जो प्लेयर मिडल ईस्ट में रहते हुए एक मीडिएटर बन जाए। कतर अपने आप को मीडिएटर इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की जो सुन्नी वर्ल्ड में लीडरशिप थी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब कतर भी सुन्नी है और सऊदी अरेबिया भी सुन्नी है, लेकिन दोनों में एक पावर क्लैश था। इस कॉन्टेक्स्ट में कतर ड्रिफ्ट किसकी ओर करे? ईरान की ओर करे। जब कतर और ईरान की ओर ड्रिफ्ट करा और उधर ईरान ने टर्की को भी अपने साथ लिया, तो ये कतर ईरान टर्की का जो नेक्सस बना, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले तो हमास को बहुत पावरफुल बनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ध्यान दें तो 2012 में कतर में हमास का एक पॉलिटिकल ऑफिस भी खुला। अब जब हमास का एक पॉलिटिकल ऑफिस खुला, उसी समय तक परिस्थिति ये थी कि इजराइल के बीच और हमास के बीच अक्सर झड़प होती रहती थी, लेकिन अमेरिका बार बार इजराइल को ये कहता था कि जिस तरीके से पीएलओ को न्यूट्रलाइज कराया, बातचीत करके हमास से भी बातचीत करो। इस कॉन्टेक्स्ट में 2012 से जब से हमास ने अपना पॉलिटिकल ऑफिस कतर में खोला, उस पॉलिटिकल ऑफिस का प्रयोग इजराइल ने भी किया। एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आज इस मोमेंट तक 2025 तक, पिछले 13 सालों में 2012 से 25 की अगर हम बात करें, इजराइल के बीच और कतर के बीच किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन इजराइल फिर भी कतर जाकर पॉलिटिकल ऑफिस में बैठकर वहां पर हमास के लोगों से बातचीत करता रहता है। अब जाहिर सी बात है कि इससे सबसे ज्यादा इरिटेट कौन होगा? सबसे ज्यादा इरिटेट सऊदी अरेबिया होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया को बार बार ये लगता था कि भाई मान लीजिए हमास का अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस बनाना भी था तो वो हमारे यहाँ पर आकर बनाता, यूएई में बनाता। उनको ऐसी क्या आवश्यकता थी कि वो ऑफिस कतर में जाकर बनवाए? पर कतर वहां पर डेलिबरेटली उस ऑफिस को होस्ट कर रहा था, क्योंकि कतर अपने आप को सऊदी अरेबिया से अलग पेश करना चाहता था। वो सऊदी अरेबिया को दिखाना चाहता था कि देखिए हम आपकी नाक के नीचे दबेंगे नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में भी अनबन बढ़ती गई, और ये अनबन इस प्रकार की बनी 2012 से कि 2017-18 में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने मिलकर कतर के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी लगाया। उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को लगाने के पीछे यही रवैया था कि कतर को एक सबक सिखाया जाए कि वो पूरे के पूरे सुन्नी ब्लॉक लेड बाय सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाकर कोई चर्चा नहीं कर सकता। पर कतर ने इस ब्लॉकेड को बड़े आराम से मिटिगेट कर लिया, और जैसे ही इस ब्लॉकेड को मिटिगेट किया, सऊदी अरेबिया के पैरों तले से जमीन निकल गई कि हमारी लीडरशिप को यहाँ पर कतर बैठकर एक सुन्नी देश होने के नाते एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीज 2023 तक तो ठीक चलती रही, लेकिन 2023 में 7 अक्टूबर को एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया, जब हमास ने गाजा पट्टी में बैठकर इजराइल के ऊपर एक अटैक किया। उस अटैक के बाद जो परिस्थिति ये हुई कि इजराइल ने एक डिसीजन लिया
जो डिसीजन आज इजराइल अपना रहा है कि मुझे हमास को अब तहस नहस करना है, हमास के सारे सपोर्टर्स को तहस नहस करना है। हमास का प्रिंसिपल सपोर्टर 1920 के डिकेड में कौन था? ईरान। तो इजराइल ने ये चीज अब ठान ली थी कि अब वो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उनका प्लान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इजराइल ने ठान ली कि मुझे हमास को डेसिमेट करने के लिए ईरान को टारगेट करना है। ईरान को टारगेट करने के लिए सिर्फ ईरान का हमास से समर्थन जो है उसको टारगेट नहीं करना है, बल्कि ईरान हमास को समर्थन दे कहां से रहा है, उन सारी चीजों को भी साथ टारगेट करना है। तो 2023 से 2025 में इजराइल ने 3 चीजें देखी। सबसे पहले ये देखा कि आज ईरान हमास का समर्थन करता है थ्रू हिजबुल्लाह। आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।